औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़हमन नबिय्यीना व हिफ़्ज़ल मुरसलीनिल मुक़र्रबीन अल्लाहुम्मा ला सहलन इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़न इज़ा शि'ता सहलन रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा आमीन। आमीन। ओके, तो जो हमारा पार्ट 3 चल रहा है उसके आज हमारे आखिरी 2 मौजूद रह गए जो बहुत आसान से हैं। कुछ चीजें तो ये लोग ये भी घसीटा मारते हैं, इन्होंने भी कॉपी का साइज बढ़ाना होता है अपने कोर्स का। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो काफी टेक्निकल है, कंप्यूट पढ़ा, नेटवर्किंग पढ़ा, एआई पढ़ा, आईओटी पढ़ा, जो मैं समझता हूँ एक नई चीजें थी जो हमने पढ़ी। कल हमने थोड़ा डेवऑप्स वगैरह देखा जो सबके लिए इतना मुफीद नहीं है, जो लोग इस एनवायरनमेंट में काम करते हैं उनके लिए ज्यादा होगा, लेकिन बहरहाल आपको एक अप्रोच मिल गया। आज हम बात करेंगे उन दो चीजों के ऊपर। एक तो है कि अजोर की अपनी मॉनिटरिंग कैसे हो रही होती है, ठीक है, और दूसरा ये कि इनके पास कुछ सर्विसेज हैं। क्या कहते हैं उन सर्विसेज को, ये लोग कहते हैं, मेरे ज़हन से नाम निकल रहा है। खैर, आप लोगों को भी स्क्रीन तो नजर आ ही रही होगी। इसको कहते हैं ये एक्सेस करने के लिए। आसिम भाई, मैंने आज नया चार्जर ऑर्डर दे ही दिया है। तो ये फिर तंग कर रहा था, बहुत ज्यादा तंग कर रहा है मुझे ये। जानी वाला ही ऑर्डर दिया ना, सर। चाइना जिंदाबाद। चाइना के नेबर हैं तो फिर चाइना ही जिंदाबाद, क्योंकि मतलब उसका फायदा नहीं ना ओरिजिनल करने का। वर्ड्स नहीं करता। हाँ, वर्ड्स नहीं करता। ओके, ओके, देखें अभी तक, क्योंकि इस पेपर में ओ भाई क्या कर रहा है नवे, बड़ी टेबल शेबल लिया है, म्यूट पे है। हाँ, वो टेबल पे रखता हूँ ना, हाइट सही आ जाती है जरा इसलिए टेबल रखी थी। वो जो बड़े लोग हैं इजाज भाई, बड़े लोग ऐसे ही काम करते हैं। हम टेबल पे नहीं जाएंगे, टेबल हमारे पास आएगा। भाईजान आप भी म्यूट पे। नवेद घर में हो या एक हॉस्पिटल में टेबल होती है ना, जो आप जब हॉस्पिटल में लेटे होते हैं करके सामने ही करके टेबल आ जाती है करके उसमें खाना उसी जैसी टेबल है वही टेबल है। वही कहने लगा था कि वो हॉस्पिटल में जो आगे आ जाती है, स्क्रीन में सामने फ्रंट पे होती है, आगे कर लो है। उसी पे वो दवाइयां रख के चली जाती है जो नवेद ने थोड़ी देर पहले खाई है। उसी पे चाय बिस्किट रखा हुआ होता है। हाँ, घर पे ही हूँ, चाय बिस्किट उसी पे ही होता है, हमारा पूरा दिन जॉब भी नवेद इसी भाई पे का ही केयर होती होम चल रहा है घर के अंदर, अहमद। ओके सर, अभी तक हमने बात करी है, क्योंकि अभी तक हमारा कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ, कोई लैब नहीं हुआ, हमने नहीं देखा, हम सिर्फ एक थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं। लेकिन अज्योर को एक्सेस करने के लिए ना आपके पास चार नहीं 5 तरीके हैं। नंबर 1, एक इनका अज्योर पोर्टल है जो आपको वेब GUI से मिल जाता है, जैसे आपका AWS का आप http Microsoft azure.microsoft.com लिखते हैं, वहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड देते हैं और आपको वो सर्विसेज सारी नजर आ जाती है, पूरा एक डैशबोर्ड। वो इंशाल्लाह आगे की क्लासों में कभी हम इसका जायजा ले लेंगे। तो वो अज्योर पोर्टल है, वो एक तरीका है कि आप अज्योर को किस तरह एक्सेस करते हैं। दूसरा चीज है, एक है अज्योर मोबाइल ऐप, ठीक है, यानी कि अगर आपके पास iOS है, एंड्रॉयड है, आप एक ऐप इंस्टॉल कर लें अज्योर मोबाइल के नाम से, जो आपको ऑथेंटिकेट करके आपको उसी पोर्टल में ले जाता है, जहाँ पे आप अपने मतलब मॉनिटरिंग देख सकते हैं और देख सकते हैं कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, कौन सी नहीं चल रही हैं, मतलब वो भी एक विजुअल वो चीज़ है। तीसरी चीज़ है इनके पास CLI। ना CLI से हम सबको पता है, CLI हमने लिनक्स यूनिक्स में इस्तेमाल करी है, विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट में इस्तेमाल करी है,
सिस्को में आपने सिस्को स्विचेस के कमांड पे जाके लिखते हैं, वो CLI इंटरफेस है, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। CLI में और इन्होंने एक चीज नहीं बनाई, पावर शेल। पावर शेल और CLI में फर्क ये है कि पावर शेल बहुत ज्यादा पावरफुल है। कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं जैसे अगर आप नॉर्मल इन्वायरमेंट में CLI में रन नहीं करते, आपको सूडो करके रन करना पड़ता है, यानी कि आपको अपने आप को ज्यादा प्रिविलेज देने पड़ते हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर उस कमांड को करने के लिए। लेकिन CLI में की लाइब्रेरी में इटसेल्फ वो सारे कमांड्स मुयस्सर नहीं है। पावर शेल एक स्पेसिफिक कमांड लाइन प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट का, जो कि बहुत ज्यादा प्रिविलेज और आपको ऑथेंटिकेशन देता है, कमांड कंट्रोल देता है आपको इन्वायरमेंट में रन करने के लिए। तो पावर शेल से हम खाली अज्योर नहीं बल्कि ऑफिस 365, आपका विंडोज DNS सर्वर, DHCP सर्वर, बहुत सारी चीजें आप कंट्रोल कर लेते हैं। मतलब हर चीज जो आप GUI बेस पे कर सकते हैं वही काम आप CLI पे कर सकते हैं, वही काम आप पावर शेल पे कर सकते हैं। लेकिन पावर शेल जो है वो API फॉर्मेट पे काम करता है और उसमें आपके पास बहुत ज्यादा कमांड होता है, कंट्रोल होता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तीसरी चीज इनके पास, सॉरी पांचवी चीज इनके पास है ARM। कल भी हमने देखा था ARM, लेकिन कल टाइम नहीं था उसको मजीद एक्सप्लेन करने का। ARM टेम्पलेट्स, अज्योर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट्स, ये उस तरह सा है जैसे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड डिफाइन कर रहे हैं। आपने एक नोटपैड खोला, जैसे आपको याद है जो लोग सिस्को की दुनिया से आ रहे हैं, सिस्को में हम रनिंग कॉन्फ़िग कॉपी कर लेते हैं। वो रनिंग कॉन्फ़िग एक फॉर्मेट में होती है, ठीक है। आप उसको चेंज कर सकते हैं लेकिन फॉर्मेट चेंज नहीं करते आप उसका, ठीक है। आपको पता है कि इंटरफेस के नीचे ये लाइन आएगी, उसके नीचे ये लाइन आएगी, उसके नीचे ये लाइन आएगी। अगर आप लाइन का सीक्वेंस बदल देंगे तो वो आपको एरर देगा जब वो आप उसके ऊपर कॉपी पेस्ट करेंगे। इसी तरह ARM टेम्पलेट्स जो होती हैं अज्योर की बहुत पावरफुल टेम्पलेट्स हैं। जो भी आपको कोडिंग करनी है वो आप इनकी जेसन फाइल टेम्पलेट डाउनलोड करें और उसमें उसमें बना लें। कभी हम इंशाल्लाह एक प्रोजेक्ट करके देख सकते हैं कि एक कंप्यूट सर्विस GUI से कैसे खड़ा करते हैं, वही चीज ओवर CLI कैसे करते हैं, पावर शेल कैसे करते हैं, और उसी चीज को ARM टेम्पलेट्स कैसे कर सकते हैं। मेरा ख्याल है AWS में क्या है, कोड बिल्डर है नवीद, इनकी भी तो सर्विस है ना इजाज, AWS वालों की। यार क्लाउड फॉर्मेशन है मेरे हाँ ख्याल में, क्लाउड फॉर्मेशन है, हाँ वो टेम्पलेट बेस्ड ही है, वो भी हाँ सेम चीज है बिल्कुल। जिस तो तरह। ARM और क्लाउड फॉर्मेशन एक चीज है। अगर आपने AWS में क्लाउड फॉर्मेशन पढ़ा हुआ है तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बिल्कुल है। तो 5 चीजें गिनती पे उंगली पे रखनी है, GUI, मोबाइल, CLI, पावर शेल और ARM टेम्पलेट्स, ठीक है। ये 5 चीजें हैं, 5 तरीके हैं जिससे आप अपने अज्योर के क्लाउड इन्वायरमेंट को एक्सेस करते हैं या मैनेज करते हैं या प्रोविजन करते हैं। ओके, अब सवाल यहाँ पे ये आता है। अहमद भाई जी सर। एक्सक्यूज मी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। अहमद भाई आपने शेल में बताया कि शेल API पे काम कर रहा होता है, API क्या चीज है? API शेल उसमें होता है ना, हमने ये लफ्ज सुना है उसके अंदर, क्या उसको कहते हैं, लिनक्स में सुना हुआ है हमने लफ्ज। विंडो 10 में भी होता है आजकल, तो विंडो 10 में आ रहा है ना। अब पावर कमांड का हम यूज करते हैं, पावर शेल ही ज्यादा यूज करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट नहीं यूज करते, पावर शेल ही यूज करते हैं वहां पे भी। ओके, पावर शेल किस तरह का होता है? सर मैं दिखाता हूँ आपको। वैसे ही जैसे कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना, वो ब्लू स्क्रीन होती है बस उसकी, वैसे ही होता है। अच्छा 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 अच्छा, चीज आपके पास कौन सी विंडोज हुई है शहजाद भाई? मैं विंडो 10 भी यूज कर रहा हूँ, 7 भी यूज कर रहा हूँ। हाँ, तो अगर आप उसके उसमें सर्च पे जाके लिखे ना पावर शेल, पावर शेल, जी जी, तो आपको नजर आ जाएगा पावर शेल। तो पहले हम CMD लिखा करते थे। नहीं, वो तो कमांड प्रॉम्प्ट है ना, वो कमांड प्रॉम्प्ट है। वो CLI। क्या बात है भाई तेरी जात है। तो वो जो आप CMD लिखते हैं वो आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट खोलता है, वो CLI इंटरफेस है। लेकिन अगर जी आप अभी बिल्कुल, अपने लैपटॉप पे जो विंडोज यूजर है वो अपने जी जी, सर्च पे जाके पावर पावर शेल। शेल लिखें तो आपको एक नया आइकॉन नजर आएगा, एक नई विंडो नजर आएगी आपको, जी जी, ठीक है। बिल्कुल सही, बड़ी जब आप उस पर क्लिक मेहरबानी। करेंगे तो वो भी कमांड प्रॉम्प्ट की तरह खुलेगा,
लेकिन उसकी लुक थोड़ी डिफरेंट होगी, आपको कलर थोड़ा ब्लू नजर आएगा उसको। और कमांड्स वही चलेंगी अहमद भाई, सीएमडी वाली? सीएमडी वाली कमांड चलेंगी, बिल्कुल चलेंगी, लेकिन बहुत सारी कमांड्स ऐसी हैं जो कमांड प्रॉम्प्ट पे नहीं चल पाती क्योंकि उनके पास जी जी, इतना एक्सेस नहीं होता, लेकिन पावर शेल पे चल सकती है। ठीक है, देखें राइट्स नहीं होते उनके पास। उनके पास राइट्स नहीं होते। पावर शेल जी में जी आपके पास राइट्स हैं, वो पूरा एक जी जी फ्रेमवर्क है जिसके पीछे जब आप कमांड लिखते हैं वो पीछे करता क्या है कि एपीआई, एक्सेस प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जी एप्लीकेशन जी, प्रोग्रामिंग इंटरफेस, सॉरी, एप्लीकेशन। वो एक मतलब किसी दिन आपको मैं सेपरेटली या आसिफ भाई एपीआई पे थोड़ा समझा सकते हैं कि एपीआई होता क्या है। ठीक है, जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि एपीआई का मकसद क्यों होता है, हम एपीआई क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो वो करता बिल्कुल है ये सही। पावर शेल के उन एपीआईज को कॉल करता है जो क्लाउड में होता है। ठीक है, आसिफ भाई कभी जी टाइम बिल्कुल निकले सही। ना तो शहजाद भाई को थोड़ा सा एपीआई पे जरा समझा दिया। ठीक है, ओके जी बहुत ठीक है। मेहरबानी अहमद भाई, जज़ाकल्लाह। ओके। तो हमने 5 चीजें पढ़ ली, इंटरफेस, गुई इंटरफेस जो है उनका पोर्टल, मोबाइल ऐप, CLI, पावर शेल और ARM, अज्योर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट। ठीक है, दूसरी चीज ये कि सबसे बुनियादी बात ये है सबसे पहले कि आपको ये देखना है कि मेरी जो मैं अपना एनवायरनमेंट एक्सेस कर रहा हूं वो इम्पेरेटिव है या डिक्लेरेटिव है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है एक चीज जो विजुअल होती है, आंखों के सामने होती है, आपको पता होता है कि मैं अच्छा यहाँ पे जाके यहाँ पे ये क्लिक करूंगा, उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, यहाँ क्लिक करूंगा, ये करूंगा, हो जाएगा। जो कल हमने लॉजिक ऐप थोड़ा देखा, लॉजिक ऐप में यही था ना कि आपके पास चीजें सामने विजुअल थी, आपने वो ब्लॉक्स डाले, क्लिक एंड ड्रॉप किए, जैसे मैं ड्रीम व्यूवर की एग्जांपल दे रहा था कल। ये इंपेरेटिव है। डेक्लेरेटिव क्या होता है, जो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कोडिंग में। फॉर एग्जाम्पल आपको एक जेसन की फाइल बनाई, आपने उसमें लिखा एक लाइन, वो अब आप डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, जब वो फाइल जाएगी, वो पढ़ी जाएगी, इंटरप्ट होगी, उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो ये 2 तरीके होते हैं, इंपेरेटिव, डेक्लेरेटिव। इंपेरेटिव के लिए आपके पास 2 हैं, अज्योर पोर्टल और मोबाइल ऐप। डेक्लेरेटिव के लिए CLI, पावर शेल और ARM टेम्पलेट्स। ठीक है, ओके। अब सवाल ये आता है कि किस मौके पे आप कौन सी चीज टूल इस्तेमाल करेंगे अपने नेटवर्क को जानने के लिए। ठीक है, तो देखिए Azure Shell and Azure CLI are management tools that allow you to quickly obtain an IP address। ठीक है, आप एक कमांड लिखते हैं जैसे अपने लैपटॉप पे IP config, आपने एक कमांड लिखा, आपको फटाफट IP एड्रेस आ जाता है। यही चीज अगर आपको मालूम करनी हो तो आप राइट क्लिक करते हैं, नेटवर्क बटन को, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, फिर नेटवर्क को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, मतलब 2-3 चीजें स्टेप्स पे करके फिर आप उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पे आपको वो IP मिलता है। ऐसे ही है ना, और वरना आप एक कमांड लिखते हैं, अभी अपने सील पे IF कॉन्फ़िग लिख लें या IP कॉन्फ़िग लिख लें, डिपेंड करता है लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मैक या विंडोज, और आपको IP आ जाएगा। इसी तरह पावर शेल और CLI जो है वो चीजें आपको ये मालूम करना है कि मेरी मशीन पे कौन सा IP चल रहा है, कौन सा सबनेट है। आपने एक कमांड लिखा, आपको सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। वरना अगर यही चीज आपको उनके मैनेजमेंट टूल के थ्रू करना पड़ेगा तो पहले आपको जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा मैं किस जोन में हूँ, वहां से आपने सेलेक्ट किया मैं ये वाला कंप्यूटर, फिर उसका राइट क्लिक करके उसकी नेटवर्क प्रॉपर्टीज में जाएंगे और वहां जाके आप देखेंगे। तो अगेन मैटर करता है कि आपको इंफॉर्मेशन तेज चाहिए या आपको उसके लिए मतलब आप अपना टाइम ले सकते हैं। तो नंबर 1। दूसरा है कि Azure CLI पावर शेल एंड ARM डिफाइंस द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट इन योर एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। मैं एक फाइल बना लेता हूँ और उसमें लिख देता हूँ कि मुझे एक वर्चुअल मशीन बनानी है, उसकी हार्ड ड्राइव ये होनी चाहिए, रैम इतनी होनी चाहिए, CPU ये होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ये वाला होना चाहिए, ये यूजर नेम ये पासवर्ड जो भी है।
और मैं उसको चलाता हूँ, तो मैं अगर उस फाइल को 1000 दफा भी चलाऊंगा ना, तो रिजल्ट वही निकलेगा हमेशा, ठीक है। लेकिन वही काम एक बंदा हाथ से कर रहा हो, तो पॉसिबिलिटी है कि कहीं कुछ चीज चेंज हो जाए। कभी कोई रैम गलत हो जाए, या उसका सीपीयू टाइप गलत हो जाए, क्योंकि आप मैनुअली सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन वही चीज आपने एक फाइल में लिख दी है, जब तक फाइल चेंज नहीं होगी, आप लाख बार भी चलाएंगे उस फाइल को, हमेशा रिजल्ट वही निकलेगा। तो ये जैसे कल नवीद भाई कह रहे थे कि हम लोग स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन करते थे, तो हर बार हमें मैनुअली करनी पड़ती थी, ठीक है। इसमें यही है कि आप एक बार डाल देंगे तो फिर जब भी CLI पे या चलाएंगे, पावर शेल पे चलाएंगे, तो वो सेम रन हो जाएगी, सेम बार बार हमें, हाँ जी, सेम होगा रिजल्ट होगा। वरना वो नवेद यही काम अपने किसी अपने जूनियर को बोले कि भाई ये काम कर दो, एक जूनियर हो सकता है दूसरे तरीके से काम करे और दूसरा बंदा दूसरे तरीके से काम करे, रिजल्ट आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन वही चीज आपने कोडिफाई कर दी, तो आप लाख दफा भी चलाएंगे, रिजल्ट हमेशा आपको एक ही मिलेगा, रिलायबल, ठीक है। दूसरी ये कि अज़ोर रिसोर्स मैनेजर में पावर CLI, पावर शेल और CLI स्क्रिप्ट दोनों इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, क्योंकि वो डेक्लरेटिव है। बाकी इसमें और क्या है? इसके अलावा अहमद भाई एक चीज और भी होती है जो हम लोग करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि पोर्टल का एक्सेस हर एक को आप दें। पोर्टल का एक्सेस प्रिविलेज्ड एक्सेस कहलाता है, जो कि पावर यूजर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स को दिया जाता है। आपके जैसे कंपनी के अंदर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होते हैं, डेवलपर्स भी होते हैं, टेस्टर्स भी होते हैं, तो डिफरेंट लेवल का एक्सेस वगैरह आपको देने होते हैं। तो जो जैसे डेवलपर होते हैं ना, उनको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की जरूरत नहीं होती, या उनको उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उनको अपना कोड डिप्लॉय करना होता है, अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी होती है थ्रू प्रोग्रामिंग। तो उसके लिए आप उनको सिर्फ एक लेवल तक का एक्सेस देते हैं, जो कि पावर शेल के थ्रू या CL कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू वो एक्सेस करते हैं। एक्सेस की और सिक्योरिटी की आप उनको एक्सेस दे देते हैं, जो कि वो API के थ्रू अपना कोड डिप्लॉय करते रहते हैं। वो GUI बेस्ड उसके ऊपर जाके नहीं चेंजेस वगैरह करते। एक तो रीजन जैसे अहमद ने बताया है कि अपनी कॉन्फ़िगरेशन को कंसिस्टेंट रखने के लिए और बल्क में कॉन्फ़िगरेशन को डिप्लॉय करने के लिए भी आपकी जो है ना ये CLI यूज होती है। क्योंकि वर्चुअल मशीन आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आप 1 बना लेंगे, 2 बना लेंगे, 5 बना लेंगे, जल्दी जल्दी डिप्लॉय कर लेंगे एक जैसी। लेकिन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में अक्सर आपको ऐसा होता है 20-20, 25-25 सर्वर डिप्लॉय करने होते हैं कि भाई ये मेरी एप्लीकेशन 50 सर्वर के ऊपर अक्रॉस रन होनी चाहिए। तो उसके लिए तो बंदा फिर वर्चुअल मशीन ही बनाता बैठ जाएगा, फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा। तो उसके लिए ये होता है कि हम लोग CLI यूज करते हैं। और फिर ये भी है कि उसको आप डेवलपर्स जो होते हैं या सिस एडमिन होते हैं, उनको आपने एक्सेस जो है ना पूरा नहीं दिया हुआ होता है, पोर्टल का एक्सेस नहीं दिया हुआ होता, क्योंकि उसके अंदर आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन भी होती है, आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो इतना ज्यादा फाइन ग्रेन जो है ना आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि ये एक्सेस की वगैरह CLI के थ्रू होता है, तो आप लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं। तो एक्सेस और सिक्योरिटी रीजन भी एक होता है कि हम लोग ये दो डिफरेंशिएट करते हैं बेसिकली। ये नवीन ने बहुत अच्छे पॉइंट उठाया है, इनफैक्ट ये बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट है, क्योंकि अगर आप देखें, अगर मैं आपको अज़ोर पोर्टल का एक्सेस दूं ना, तो मेरे पास बहुत लिमिटेड चॉइसेस हैं, या तो आप एडमिन होंगे या यूजर होंगे। लेकिन जो यूजर भी होगा वो चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन दूसरी इंफॉर्मेशन पढ़ सकता है, ठीक है। अब बात यह है कि एक कंपनी में, जैसे एक बड़ी कंपनी है और हमने शुरू में देखा मैनेजमेंट ग्रुप है, अब हम उसमें देख सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट को कितना बिल जा रहा है। अब ये इंफॉर्मेशन एक डेवलपर को क्यों चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं अगर पोर्टल पे एक्सेस दे दूंगा तो वो कुछ चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन वो देख जरूर सकता है। तो वो इंफॉर्मेशन भी क्यों देनी है? जब आप यही काम उसको यही एक्सेस कमांड लाइन पे देते हैं ना, तो हर कमांड कौन सी कमांड वो एग्जीक्यूट कर सकता है, कौन सी नहीं कर सकता, ये आप दे सकते हैं। जैसे हमने अपने इन्वायरमेंट में इंजीनियर्स को एक्सेस दिया हुआ है कि वो वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर सकते हैं, नॉट मोर देन जिसकी 64 GB रैम से ज्यादा ना हो, जिसका 8 कोर CPU से ज्यादा ना हो, या जिसके ऊपर विंडोज सर्वर या लिनक्स सर्वर के 2-3 स्पेशल ग्रुप्स हैं। इसके अलावा वो नहीं कर सकते, वो 128 GB रैम का सर्वर नहीं कर सकते। अगर उन्होंने करना है तो मुझे वो ईमेल करते हैं, मैं उनको ऑथराइज करूंगा, फिर वो होगा। यानी कि हम
डेवलपर्स को, यूजर्स को, इंजीनियर्स को, ऑपरेशनल मैनेजमेंट को पर कमांड एक्सेस दे रहे हैं कि भाई तुम यही कर सकते हो और इसी के साथ खेलते रहो, बैठ के, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तुम डिलीट कर सकते हो, परमानेंटली डिलीट नहीं कर सकते। समझ आ गई? तो ये वैलिड पॉइंट है नवेद का। तो ये चीज आप पावर CLI, पावर और ARM टेम्पलेट्स में ये आप बहुत ज्यादा बेहतर दे सकते हैं। सिस्को में भी हमारे जब हम यूजर बनाते हैं, अगर रेडियस वगैरह इस्तेमाल करें तो वहां पे आप यूजर को जाके दे सकते हैं कि वो क्या क्या, जैसे AAA हम वो कहते हैं ना, टेकएक्स जो सर्वर था, उसमें उसमें आप कर सकते हैं कि एक यूजर क्या क्या कर सकता है। वो कॉन्फ़िगरेशन अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, इंटरफेस की कर सकता है, ग्लोबल कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह यहाँ पे ही होती है। ओके, अब यहाँ पे एक सिनेरियो दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब हल्का फुल्का टॉपिक है, इसलिए उन्होंने सिनेरियो दिया है कि भाई एक टीम है, वो एप्लीकेशन को क्लाउड पे ले जा रही है, ठीक है, एंड इट नीड्स अ वे टू परफॉर्म वन ऑफ टेस्टिंग, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इन इंटरनेट एनवायरनमेंट, ठीक है। द टीम क्विकली रियलाइज द मैनेजिंग अज़ूर फ्रॉम पोर्टल टेक्स टू मच टाइम एंड इज नॉट रिपीटेबल। जो नवेद ने कहा कि उनको कुछ एप्लीकेशन क्लाउड पे लेके जानी है, ठीक है, अगर वो जब पोर्टल के थ्रू करते हैं तो वन बाय वन एक VM खड़ा करो, फिर दूसरा VM खड़ा करो, फिर तीसरा VM खड़ा करो। तो वो ये कह रहे हैं इस सिनेरियो में आपके पास बेस्ट टूल क्या होगा, ठीक है। तो हमें समझ में आता है कि बोथ अज़ूर शेल एंड CLI आर गुड ऑप्शन, क्योंकि आप कमांड फेंके जाओ और वो चीजें चलती जाएंगी, मतलब तो आपको वो मसला नहीं है। दूसरा कि अगर आपको रिपीटेबल रिलायबल मीन चाहिए तो आप ARM टेम्पलेट्स इस्तेमाल करें। जैसे मैंने कहा, एक फाइल पे आपने लिख दिया है कि मेरे 1000 VM खड़े हों इस स्पेक के साथ, तो जो लिखा हुआ होगा वही बनेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो एक एक एग्जांपल उन्होंने दी है पावर शेल और उसकी CLI। The DevOps team is primarily concerned with keeping external systems such as company e-commerce site up and running. This team has a Linux administration background. It frequently needs to perform administrative tasks related to the health of the cloud environment. ठीक है, यानी कि एक टीम है, उसको सिर्फ हाइजीन मॉनिटर करना है कि भाई मेरी चीजें चल रही हैं नहीं चल रही, कोई अलर्ट आ रहे हैं। ये दूसरी चीज ये कि ये CLI जो है ना, नेटिवली ये लिनक्स की इजाद थी CLI। तो जो लोग लिनक्स के एनवायरनमेंट से आते हैं उन्हें CLI समझ में आता है, क्योंकि कमांड प्रीटी मच सेम है, ठीक है, विंडोज में और लिनक्स में फॉर्मेट चेंज हो जाता है लेकिन स्ट्रक्चर एक रहता है। तो उन्होंने एक आपको हिंट दी है कि एक टीम है जो लिनक्स एनवायरनमेंट से आ रही है और वो भी ये चीजें मॉनिटर करना चाहते हैं, तो इनके लिए कौन सा टूल बेहतर है। अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं हम ARM यहाँ पे क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई रिपीटेबल टास्क नहीं है, ठीक है, आप कोई चीज बार बार नहीं खड़े कर रहे, तो वो ARM तो नहीं कर सकते। हाँ, पावर शेल यूज कर सकते हैं, CLI यूज कर सकते हैं, ठीक है। पावर शेल आप इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये वो लिनक्स एनवायरनमेंट नहीं है। लिनक्स एनवायरनमेंट आ जाए तो वहां पे आप CLI को प्रेफर करते हैं ओवर पावर शेल, ठीक है। अब देखिए ये क्या कहते हैं, because the team has a Linux administration background, it will be likely most comfortable of using Azure CLI, ठीक है। तो ये आपको एक हिंट दे रहे हैं कि किस मौके किस सिनेरियो पे आप कौन सा टूल यूज करें। ओके, अब मोबाइल ऐप आप कब इस्तेमाल करते हैं, जब आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप मतलब ना बैठ के कोई कमांड टाइप कर सकते हो ना, मतलब ऐसा कोई नहीं, जैसे बंदा हॉलीडे पे गया हुआ है या मीटिंग में है, उसने मीटिंग में अपना मोबाइल निकाला, ऐप खोला, उसने देखा यार मेरे सिस्टम में ये चल रहा है, ठीक है, ना उसके पास कीबोर्ड है ना वो बैठ के वो छोटे से कीपैड पे कोई बड़ी कमांडें लिखेगा बैठ के, लेकिन एक सरसरी जायजा कि यार मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, फॉर एग्जाम्पल ना, आपने ऐप खोला, आपने चेक किया, हो गया। जब आपको डिटेल लेवल पे जाना पड़ता है तो फिर आप जाके कंप्यूटर पे या डेस्कटॉप पे बैठ के
पोर्टल पे जाते हैं या CLI पे लिखते हैं या PowerShell पे लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे उन्होंने भी एग्जाम्पल दिए कि ये कंपनी है और उनकी कोई नेशनल हॉलीडेज और वीकेंड आ गया है, तो उनके जो मैनेजर्स जो हैं वो कंसर्न्ड है कि भाई हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे मॉनिटर करें। तो जैसे आसिम भाई हैं, आसिम भाई के जो बॉस बैठा हुआ है वो अपना मोबाइल खोलता है, वो चेक करता है, हाँ भाई कोई अलर्ट नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, सब ग्रीन 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 है, ठीक है। लेकिन कि ये आसिम भाई के लिए जरूरी है कि आसिम भाई को अगर कोई रेड भी है, ग्रीन से रेड है, तो वो मोबाइल पे बैठ के नहीं उसको सॉल्व कर सकेंगे, उसके लिए उनको दोबारा से डेस्कटॉप लैपटॉप कहीं इन्वायरमेंट में आना ही पड़ेगा। लेकिन ये एक इन्होंने बनाया है कि अगर किसी को ऑन गो अपनी चीजों को चेक करना है, मॉनिटर करना है, तो उसका तरीकेकार क्या है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं मोबाइल ऐप। ओके, Tailwind trader wants to operationalize their cloud deployment। अब ये डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट का मतलब है अपनी चीजें क्लाउड पे बना रहे हैं, नई एप्लीकेशन डाल रहे हैं, नई मशीन खड़ी कर रहे हैं। दिस कंपनी नीड्स अ रिपीटेबल रिलायबल वे टू स्केल इस ऑपरेशन ड्यूरिंग पीक सेल्स पीरियड, ठीक है। यानी कि एक टेम्पलेट बनी हुई है, अब इनको जल्दी 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 काम करना है क्योंकि टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। तो इस चीज के लिए वो कैसे कर सकते हैं, वो पोर्टल से भी कर सकते हैं, वो CLI भी कर सकते हैं, वो PowerShell भी कर सकते हैं, वो ARM टेम्पलेट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में रिपीटेबल आ गया, यानी कि उन्हें बार बार करना है, तो वहां पे बेस्ट क्या है, ARM टेम्पलेट, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, ठीक है। अब आप देखिएगा इजाज भाई ये तीनों देंगे बैठ के, इजाज भाई। इजाज भाई शॉर्ट हो गए। हाँ रिकॉर्डिंग हेलो, चल रही अस्सलाम है वालेकुम। ना? रिकॉर्डिंग। हाँ भाई, हाँ अब रिकॉर्डिंग बंद करो भाई जल्दी से पहले। ओके, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट, मतलब अगेन बहुत आसान है, कोई ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इज ऑल अबाउट मॉनिटरिंग, कि आप मॉनिटर, इनके पास डिफरेंट मॉनिटर सर्विसेज हैं, आपको ये सिर्फ देखना है कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं और कौन सी मॉनिटर सर्विस मुझे क्या फैसिलिटी देती है, ठीक है। तो जहां तक कुछ बड़े सवालात होते हैं वो जो सिंपल होते हैं कि आर वी यूजिंग क्लाउड करेक्टली। सबसे पहला सवाल जो आई थिंक जो बिजनेस ओनर्स या आपके जो मैनेजर या डायरेक्टर होता है वो कहता है कि यार हम एक्स्ट्रा तो यूज नहीं कर रहे, अंडर तो यूज नहीं कर रहे, परफॉर्मेंस हमारी सही चल रही है, सिक्योरिटी हमारी कैसी चल रही है, हम एक्स्ट्रा प्रोविजन तो नहीं मशीनें नहीं करनी, क्योंकि देखो आपको बिल पड़ता है उन मशीनों का जो आपकी चल रही होती है, ठीक है। और जब वो चल रही होती है भले आप इसको इस्तेमाल न करो, आपको बिल पड़ रहा है। तो ऐसा होता है कि लोग अपने इन्वायरमेंट की मशीनें खड़ा करते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे, फिर उसको बंद करना भूल जाते हैं, और उसके बाद होता ये कि वो चाहे आपको बिल पड़ता रहता है। और थोड़ा 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 करके अभी जैसे हमारे इन्वायरमेंट में हमारे पास खाली IaaS सर्वर्स वर्चुअल VM कुल तकरीबन 2,500 हैं, ठीक है। अब पाजन ये 2,500 जो है ना, अगर 24 घंटे चलते रहे ना तो मिलियन से बिल चला जाता है हमारा। तो आपको देखना पड़ता है यार इनकी कौन कौन सी, किसको हम बंद कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। बल्कि अब तो मैसिवली काम हम जो कर रहा हूँ मैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ, वो ये कि रिजर्व इंस्टेंसेस 3-3 साल 5-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हम कह रहे हैं कि भाई हमें ये मशीन ही चाहिए। तो वो जो कॉस्ट है ना 100, अगर एक मशीन वैसे आप 1 महीना चलाएं तो $100 पड़ता है, और अगर आप रिजर्व करवा लें 3 साल 5 साल के लिए तो वही मशीन $20 की पड़ती है आपको, ठीक है। यानी कि आपने बल्क में यूजेस खरीद ली ना, तो वो कर रहे हैं कि यार मतलब ये तो अनइमेजिनेबल होता जा रहा है। तो ये सारी चीजें आती हैं आपके नॉर्मली सवाल, और हर बंदे के, एंड आई थिंक एज अ क्लाउड भले AWS हो या अजोर हो, अगर आप मॉनिटरिंग में स्ट्रांग है ना तो आप फिर गिरते नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो मैं इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे कहाँ से मिलेगी ये चीज, ठीक है।
और जब तक वो इंफॉर्मेशन आपको मिल गई तो आप किंग है, वरना तो आप टापे टुइयां मार रहे होंगे, नहीं यार ये भी हो सकता है तो ये भी हो सकता है, शायद मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको अपने मॉनिटरिंग टूल्स पे फुल अबूर हासिल हो। जैसे आसिफ भाई से उस दिन बात हो रही थी, उनके ऑर्गेनाइजेशन में PRTG चल रहा है, ठीक है, मैंने PRTG पे कभी काम नहीं किया, मैंने SolarWinds पे काम किया है। अगेन कॉन्सेप्ट सबका एक ही है, ठीक है। वो PRTG बता रहा है। अब जिस दिन आसिफ भाई को ये समझ में आ गया कि ये एरर कोड का मतलब ये है, तो उनकी आधी डायग्नोसिस वही हो गई। पहले तो अभी तो उनको ये समझना पड़ता है कि यार ये एरर है क्या, मतलब मुझे करना क्या है? फिर वो सोचेंगे कि यार ये कहाँ पे जाऊं, क्या करूं तो ये एरर जाएगा। इसी तरह अज्योर में या किसी भी क्लाउड इन्वायरमेंट में अगर आपको मॉनिटरिंग टूल समझ में आ गया, देन यू आर द किंग, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपके पास कितने ऑप्शन है। आपके पास है अज्योर एडवाइजर। अज्योर एडवाइजर क्या करता है? इट इवेल्युएट्स योर अज्योर रिसोर्सेज एंड मेक रिकमेंडेशन। जैसे AWS में आपके पास ट्रस्ट एडवाइजर है नवेद, कि वो आपको बताता है कि आपका इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है। आपके जो आपने 100 सर्वर लगाए हुए हैं वो 50% कैपेसिटी पे चल रहे हैं, 20% कैपेसिटी पे चल रहे हैं, चल ही नहीं रहे हैं। वो आपको ये तक बताता है कि इस मशीन को लास्ट टाइम आपने कब एक्सेस किया था, इस मशीन पे लास्ट टाइम ट्रैफिक कब आई थी। तो आपको पता चलता है जब महीने के एंड पे आप रिपोर्ट निकालते हैं तो आप कहते हैं यार इतने भूतनी की ये सारे सर्वर तो पूरे एक महीने इनमें कुछ काम ही नहीं हुआ लेकिन ऑन थे, ये आपको कॉस्ट पड़ रही थी। तो अगर आपका मैनेजर आके आपको ये कहता है कि यार हमें ये बताओ कि हम अपनी कॉस्ट कैसे कम करें, तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन पहला काम आपको करना है कि अज्योर एडवाइजर को जाके समझें कि ये कैसे इंफॉर्मेशन देता है और कौन सी इंफॉर्मेशन देता है। तो अज्योर एडवाइजर आपको कॉस्ट बताता है, आपको बताता है कि आपकी सिक्योरिटी कैसी है, आपको बताता है कि आप क्या क्या स्टेप्स कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए। समझ आ गई? और उसके पिलर्स क्या क्या है? रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, कॉस्ट, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, ठीक है। ये 5 चीजें आपको अज्योर एडवाइजर बताता है। अब आ जाए अज्योर मॉनिटर पे। तो एडवाइजर पहले हो गया, अब है मॉनिटर। Azure Monitor is a platform for collecting, analyzing, and visualizing, and potentially taking action based on metric and logging data. अब फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे शहजाद भाई है, शहजाद भाई को इसका अंदाजा होगा कि आप सिस्को राउटर स्विचेस पे syslog फाइल करते हैं। वो syslog फाइल आपको बताती है कि आपके एनवायरनमेंट में क्या, कौन सा इंटरफेस ऊपर गया, कौन सा इंटरफेस डाउन हुआ, कौन सा IP चेंज हुआ, किसने एक्सेस किया, ये सारी चीजें। अब ये जो अज्योर मॉनिटर है, ये अज्योर मॉनिटर क्या करता है कि हर सर्विस, भले वो नेटवर्किंग सर्विस हो, कंप्यूट सर्विस हो, डेटाबेस हो, आपकी स्टोरेज हो, जो जो लॉग्स जनरेट हो रही हैं वो सब कलेक्ट करता है और उनको एनालाइज करता है और उन एनालाइज को करके बताता है कि क्या गलत चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक मशीन है, सुबह 7 बजे से उस पर ट्रैफिक चलना शुरू होती है, शाम 6 बजे तक चलती है। उसके बाद 6 बजे शाम से लेके सुबह 6 बजे तक उसमें कोई ट्रैफिक नहीं आती। ये उसका दिन और रात का पैटर्न है, ऐसी चल रही है। एक दिन क्या हुआ कि उस मशीन पे रात 9 बजे से लेके 1 बजे तक बड़ा ट्रैफिक आने लगा। अब ये एक गैर मामूली चीज हुई है आपके नेटवर्क में जो पहले नहीं हुई है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, आसिम भाई को कैसे पता चलेगा, नवेद को कैसे पता चलेगा? आप एक एक मशीन खोल खोल के तो नहीं देख रहे होते ना। अब आपको यहाँ पे अलर्ट आएगा, आपको ये आएगा कि एक मशीन बहुत गैर जरूरी तौर पे अपने नॉर्मल पैटर्न से हट के इस्तेमाल हुई है, इन्वेस्टिगेट करो। तो पता चला कि एजाज भाई ने उस पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच स्ट्रीम लगाया हुआ था। नहीं भाई, तेरा म्यूट हुआ है। यूट्यूब देख रहा था, यूट्यूब देख रहे थे आप उसके ऊपर, ठीक है। इसी तरह आपके, तो ये उन्होंने आपको अज्योर मॉनिटर पे बताया हुआ है कि देखे आपके एप्लीकेशन, कंटेनर, VM, पावर BI, डैशबोर्ड, सब चीजें आपको
जो है ना डैशबोर्ड पे आ रही होती है। आपके एप्लीकेशन, उल्टे हाथ पे देखें, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, रिसोर्सेज, सब्सक्रिप्शन, हर चीज ये आपको लॉग डाल रहा है कहाँ पे, अज्योर मॉनिटर पे। और अज्योर मॉनिटर इस चीज को बड़ा रिपोर्ट डैशबोर्ड बना के आपके सामने पेश कर रहा है कि भाई इस वक्त चाइना में आपके जो चल रहा है उस पर ये चल रहा है, इस पर ये चल रहा है। और ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यहाँ पे डाले में लगाए हुए इन्होंने, जिसको वो खुद डिटेक्ट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मशीन को उसका पब्लिक आईपी चेंज कर दिया, ठीक है, अब आपके पास 1000 मशीनें लगी हैं, आपने एक मशीन पे पब्लिक आईपी चेंज कर दिया, कैसे पता चलेगा? यहाँ पे आपको अलर्ट आ जाएगा कि यार कोई चीज एक्टिविटी ऐसी हुई है जो रोजाना नहीं होती, गैर मामूली हरकत हुई है, तो उस पर इन्वेस्टिगेट करो। तो ये चीज है अज्योर मॉनिटर आपको बताता है। दूसरी चीज आता मुझे याद आ रहा है, मैं अज्योर मॉनिटर के अंदर आप अपने ऑन प्रेम का डेटा भी डाल सकते हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। मैं इस पे इतना 100% श्योर नहीं, अगर मुझे मिल गया तो बता दूंगा कि अगर आपके आपके 2 नेटवर्क हैं, आपका डेटा सेंटर है कहीं पे, आप उसकी लॉग फाइल्स भी अज्योर मॉनिटर में डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर आपके पास 3-4 डेटा सेंटर हैं और आपका अज्योर क्लाउड है और आप चाहते हैं कि सारी लॉग्स एक ही जगह आए और फिर मैं एक बड़ी पिक्चर देखूं कि यार मतलब मेरा यहाँ का नेटवर्क, लंदन का नेटवर्क कैसा चल रहा है, कराची का नेटवर्क कैसा चल रहा है, लाहौर का नेटवर्क कैसा चल रहा है और मेरा क्लाउड का नेटवर्क चल रहा है, तो ये आपको आता है। आई थिंक ये कहीं ना कहीं है, लेकिन मैं इसको कंफर्म कर दूंगा आप लोगों को। ये AWS में तो होता है, क्योंकि आपको कभी आपका हाइब्रिड अगर इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है जिसमें आपके कंपनी के डेटा सेंटर भी हैं और आपका क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो ऑब्वियसली अब आपको 2 अलग अलग तो मॉनिटरिंग नहीं रखनी है, आपको एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग रखनी होती है। तो उसके लिए AWS वाले तो ये करते हैं कि आप अपना सारा डेटा जो भी है लॉग्स वगैरह आप हमें इस जगह सेंट्रलाइज भेज दें और आप एक ही जगह से मॉनिटर कर लें। अजूर का भी आई होप कि ऐसे ही होता होगा यही है, ऑब्वियसली। ऐसे ही है, ऐसे ही है। एग्जैक्टली हाँ, इनका भी ऐसे ही है। हाँ, उसमें नहीं है। और फिर तीसरी सर्विस है इनकी अज्योर सर्विस हेल्थ, अज्योर सर्विस हेल्थ। ये चीजें क्या क्या करता है, ये आपको बताता है पहली बात कि अगर कोई सर्विस इश्यूज आ जाए, कोई आउटेज आ जाए, कोई इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, पावर डाउन हो जाए, इंटरफेस बंद हो जाए, ये बताता है। दूसरी चीज, अब आपके एनवायरनमेंट में, नवेद के एनवायरनमेंट में इतना बड़ा सेटअप लगा हुआ है, अब नवेद एक मशीन के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना चाहता है, एक वर्चुअल मशीन। वो जैसी काम करना शुरू करेगा ना, तो ऊपर की दो दो सर्विसेज है ना, अज्योर मॉनिटर और अज्योर एडवाइजर, चीखना शुरू कर देंगी कि भाई वो वहां पे जो मशीन है उसके साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो उस पर तो मेंटेनेंस हो रही है ना, इसके लिए उसको शट डाउन किया गया है, या उस पर उसका आईपी चेंज किया जा रहा है, या उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज किया जा रहा है। ये चीज मॉनिटर को और अज्योर मॉनिटर को और एडवाइजर को तो नहीं पता ये बात। तो अज्योर सर्विस हेल्थ में क्या करता है कि आप जाते हैं और आप कहते हैं कि इस मशीन को सुबह 5 बजे से लेके शाम 5 बजे तक मैं मेंटेनेंस में डाल रहा हूँ। जब आपने उसको मेंटेनेंस में डाल देते हैं ना, तो अगर वो मशीन बंद भी होती है या ऑन होती है या फ्लिप करती है, कुछ भी करता है, उसका इम्पैक्ट आपके डैशबोर्ड पे नहीं आता। वरना तो ऐसे होगा ना, जो लोग मेंटेनेंस कर रहे होंगे उनके रेड 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 नजर आने लगेगा लोगों को, तो लोग खामखा परेशान होंगे कि यार ये मशीनें क्या हो रही हैं, नहीं बाद में पता चलेगा कि नहीं यहाँ पे तो काम हो रहा है। तो अज्योर सर्विस हेल्थ ये काम करता है कि वो सर्विस इश्यूज को, प्लान मेंटेनेंस को और हेल्थ एडवाइजर्स को, एडवाइजरीज को रिकॉर्ड करता है और बताता है कि आप ऐसा करें, सर्विस को बंद मत करें, आप उसकी जगह इस सर्विस को डाउन कर दें, इससे कर, मतलब एक रिकमेंडेशन देता है। तो 3 सर्विसेज हमने पढ़ी हैं, मॉनिटर, एडवाइजर जो कॉस्ट, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल, मॉनिटर जिसमें वो सारी लॉग्स, जितनी भी आपकी एप्लीकेशन लॉग, ऑपरेटिंग सिस्टम लॉग, सब्सक्रिप्शन लॉग, रिसोर्स लॉग, हर लॉग्स को वो इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करता है और उससे आपको बताता है कि क्या सही चल रहा है क्या गलत। और तीसरी सर्विस इनकी अज्योर हेल्थ सर्विस हेल्थ,
जो आपको ये बताती है कि क्या सर्विस इश्यूज चल रहे हैं आपके नेटवर्क में, क्या प्लान एक्टिविटी चल रही हैं और क्या आपकी एडवाइजरीज है। अब सवाल आता है कि कहाँ पे आपने कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। Choose Azure Advisor when you are looking for an analysis of your deployed resources. Advisor कब आप यूज करेंगे? जब आपको एनालिसिस चाहिए। Advisor analyzes the configuration and usage of resources and provides suggestion on how to optimize for reliability, security, performance, cost. ठीक है? Do you want to monitor Azure services or your usage of Azure? If you want to keep tab on Azure itself, especially the service region you depend on, you want to choose Azure Service Health. ठीक है? सर्विस हेल्थ आपको क्या बता रहा है? क्या डिफरेंट रीजन्स में आपकी सर्विसेज कैसी चल रही हैं, आपकी चीजें अप हैं, डाउन हैं, मेंटेनेंस पर हैं, ये चीजें आपको नजर आ रही होती हैं। ठीक है? Do you want to measure custom event? अगर आपको चूज करना है, choose Azure Monitor when you want to measure custom event alongside other collected telemetry data. Custom events such as those added in the source code of your application could help you identify the diagnosis why your application is behaving in certain way. अब आ जाए Azure Advisor। अब सवाल यहाँ पे यह है कि कंपनी है Tailwind Traders wants to optimize its cost cloud spend। देखें यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि वो ऑप्टिमाइज क्या करना चाहता है? क्लाउड स्पेंड यानी कॉस्टिंग पे। तो कॉस्ट के लिए आपको कौन सी सर्विस यूज करनी पड़ेगी? आसिम भाई दिल में बोले जा रहे हो। एडवाइजर सर, एडवाइजर कॉस्ट, परफॉर्मेंस, वेरिएबिलिटी। यस, ठीक है। Azure Monitor, अब ये कंपनी है ट्रेडर ई कॉमर्स वेबसाइट, उनकी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे कुछ एरर्स आ रहे हैं। कस्टमर आते हैं, उनके ऑर्डर प्लेस करते हैं, कहते हैं हमारा ऑर्डर पूरा नहीं होता, पेज 404 नजर आ जाता है, मतलब इस तरह की कोई चीजें आ रही हैं। तो ये चीजें कहाँ पे गलत हो रही हैं? अगर तो पूरी वेबसाइट ही डाउन है, फॉर एग्जाम्पल पूरी वेबसाइट डाउन है, तो वो तो आपको सर्विस उसमें नजर आ जाएगी कि भाई ये बैड। लेकिन ये चलती हुई चीज कभी सही चल रही है, कभी गलत हो रही है। गाड़ी चल रही है लेकिन कभी बिल्कुल सही चलती है, कभी एरर आ जाता है। तो फिर आप कहते हैं यार मैं कोई मॉनिटरिंग टूल लगाऊं ताकि वो एरर पकड़े, तो मुझे कौन सा एरर आ रहा है, समझ आ गई? और फिर मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा कि क्या है। जैसा आपका PRTG में आप देख रहे हो स्पाइक आती है, तो फिर चीजें चलनी शुरू हो जाती है। स्पाइक आती है तो भाई स्पाइक क्यों आ रही है, कौन सा एरर आ रहा है, उस एरर का मतलब कहाँ है और वो कहाँ से जनरेट हो रहा है, उसका सोर्स क्या है। तो ये है Azure Monitor। फिर है Azure Service Health, wants to operationalize its cloud environment, especially its cloud environment operations team wants to let stakeholders know about upcoming planned events। यानी कि वो बताना चाहते हैं कि भाई हमने इस महीने ये चीजें करनी है, इसलिए डाउन टाइम होगा, SLA इम्पैक्ट हो सकता है, इसलिए आपने घबराना नहीं है। सही है ना? तो ये मतलब ये इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, बस ये प्रैक्टिस से आपको सब आ जाती है। मोटरवे वाली एग्जांपल आई है भाई। आ गई। एक मिनट मैं पॉज कर दूंगा।